के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एरर्स क्या होते हैं। सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर एरर्स? व्हाट डू यू मीन बाय एरर्स? हम एरर भी बोल सकते हैं, बग भी बोल सकते हैं। तो जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास अलग अलग तरह के एरर्स आते हैं। आपको एग्जाम में एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है जिसमें आपको एक कोड लिख के दिया होता है और फिर उसमें बोलते हैं कि भाई इसमें सिंटेक्स एरर्स हैं, इन्हें ठीक कीजिए और ठीक करके करेक्टेड कोड लिखिए, है ना? तो वो कौन से एरर होते हैं? सिंटेक्स एरर्स, या जिन्हें हम सिमेंटिक एरर्स कहते हैं। नहीं, एरर्स आर द ट्रू, दे आर नॉट एनिमी ऑफ प्रोग्रामर, दे आर द ट्रू फ्रेंड्स ऑफ प्रोग्रामर। जहां प्रोग्राम है वहां प्रोग्राम है और वहां एरर भी है। एरर्स आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। गुड आफ्टरनून सुएक्षा। So we have syntax or semantic error, we have logical error, and we have runtime error. ठीक है? So हमारे पास syntax error, logical error और runtime errors हो सकते हैं। एग्जाम के टाइम पे एरर अफोर्डेबल नहीं होते, बट वैसे जब कोडिंग सीख रहे होते हैं तो एरर से फायदा ही होता है, क्योंकि हर एरर पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, चलिए। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है सिंटेक्स एरर। ये सिंटेक्स एरर्स कब आते हैं? सिंटेक्स एरर आते हैं व्हेन वी आर नॉट एबल टू राइट द कोड प्रॉपर्ली। ठीक है, आपने सेमीकोलन कहीं पे लगा दिया, आपने कॉमा लगाना था वहां नहीं लगाया, आपने कोट्स शुरू किए लेकिन आपने कोट्स बंद नहीं किए। सो एनीथिंग लाइक दैट। तो अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो कि उसकी ग्रामर के अगेंस्ट है, ठीक है, तो वो सिंटेक्स एरर होता है। जैसे आप इफ लिखते हो, इफ के पीछे कंडीशन लिखते हो और फिर आप कोलन का साइन देते हो। अगर आप कोलन का साइन ना दो तो एरर आएगा, अगर आप इंडेंटेशन ना दो तो एरर आएगा। वो सिंटेक्स एरर होते हैं। जो सिंटेक्स एरर होते हैं उनके होने पे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता। समझ रहे हो? आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता। अगर मेरे प्रोग्राम में सिंटेक्स एरर है, वो आपकी कोडिंग वाली स्क्रीन से एग्जीक्यूशन स्क्रीन पे जाएगा ही नहीं। ठीक है? लॉजिकल एरर ऐसा होता है कि हमें कोड तो लिख दिया, उस कोड का आउटपुट भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो जो आउटपुट आ रहा है वो हमारे एक्सपेक्टेड नहीं आ रहा, मतलब जैसा चाहिए था वो नहीं आ रहा। तो वो होता है लॉजिकल एरर कि भाई लॉजिक में कुछ गलत हो गया है इसलिए नहीं आ पा रहा। मान लो आप चेक करना चाहते हो कि एक नंबर इवन है या ऑड है, तो आपने पूछा एंटर अ नंबर। नंबर मैंने इनपुट करवा लिया। अब आप देख रहे हो एंटर नंबर के बाद एक सिंगल कोट बंद होने चाहिए थे, मैंने कितने कर दिए? 2। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर लिखा इफ मॉड 2 इज इक्वल टू 0, आई शुड प्रिंट इवन, एल्स आई शुड प्रिंट ऑड। ठीक है, इसको मैंने सेव किया और मैं इसको रन कर रही हूँ। सो क्या होगा? रन ही नहीं हुआ, है ना? अभी भी प्रोग्राम स्क्रीन पे ही है हम, आपकी उस दूसरी स्क्रीन पे गए ही नहीं। क्या कह रहा है? अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल। ये डबल कोट्स जो है वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, आप चलो इसको हटा देते हो, इसको हटा दोगे तब तो चल ही जाएगा। पर मान लो आप ये कोलन लिखना भूल गए। अब मैंने इसको सेव किया, रन किया, अगेन एक्सपेक्टेड कोलन। तो मैं रन ही नहीं कर पाऊंगी, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा अगर कोई सिंटेक्स एरर है। तो सिंटेक्स एरर नहीं है तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रिंट भी कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपको कहती हूँ कि भाई इवन और चेक करना था, पर गलती से आपने यहाँ पर 2 ही लिख दिया, a mod 2 इक्वल टू 2 लिख दिया। ठीक है, अब आप रन करते हो और तो चलो ठीक आया। अब इसको हमने रन किया, मैंने एंटर किया 13, मैं हर बार ऑड ही एंटर कर रही हूँ। आई एंटर 24, सो 24 को भी वो दिखा रहा है ऑड। सो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, लेकिन आंसर सही नहीं आ रहा। आंसर सही नहीं आ रहा तो वो कौन सा एरर हुआ?
लॉजिकल एरर, ठीक है, वो हमें खुद ही ठीक करना पड़ेगा। चलो ये तो हमने ठीक कर लिया। अब मैं कहती हूँ कि अगर नंबर इवन है तो उसको 2 से डिवाइड करके प्रिंट करा दो। तो आपने यहाँ लिखा कॉमा a डिवाइडेड बाय 2, और अगर ऑड है तो नहीं प्रिंट कराना उसको 2 से डिवाइड करके। ठीक है जी, मैंने रन किया, मैंने एंटर किया 88। सो 88 को 2 से डिवाइड करके आ गया 44, परफेक्टली फाइन। बट अगर मैंने गलती से यहाँ 2 की जगह 0 लिख दिया होता तो रन करते, वो हमसे पूछता कि नंबर एंटर करो। आपने यहाँ नंबर एंटर किया 34, और उसके बाद एरर आ गया। क्या एरर आया? जीरो डिविजन एरर। अब ये जो एरर आया है ये क्या है? ये है रन टाइम एरर। नहीं, पूरे मार्क्स नहीं कटते। अगर आपका बाकी का काफी हद तक ठीक है तो कुछ भी नहीं मार्क्स काटेंगे। अगर उसमें कुछ गलत है, ठीक है, और भी गलतियां हैं, मतलब ऐसे कोलन एक मिस हुआ और ऐसी 3-4 और गलतियां, तो जाके आधा नंबर काट। ऐसा नहीं कि एक कोलन मिस हो गया तो आपका आधा नंबर कट कर देंगे, नॉट लाइक दैट। ठीक है, सो आपको ये समझ में आया ये तीनों एरर्स किस किस तरह के हैं और क्या हैं? आर यू क्लियर विद द टाइप ऑफ एरर्स? सिंटेक्स एरर क्या होता है, लॉजिकल एरर क्या होता है, रन टाइम एरर क्या होता है? इज दैट क्लियर? सो सिंटेक्स एरर जो आपको फॉलो करना ही पड़ता है, ऑप्शन नहीं है आपके पास, और अगर वो है तो प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा। लॉजिकल एरर की भाई कोडिंग में कुछ गलती है, लूप गलत लगाया है, कंडीशन गलत लगाई है, वो दोबारा से लगाओ ताकि सही आंसर आ सके। और रन टाइम एरर होता है व्हेन an operation is performed during execution of the program which is not allowed to be performed। नहीं, चांसेस कम है, बट फिर भी आप याद रखो। ठीक है, सो व्हेन एन ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग execution of the program which is not allowed to be performed, that is said to be runtime error। ठीक है, देन आपके पास रन टाइम एरर्स के नाम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पता होने चाहिए। पर उससे पहले क्या है कि एक और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे कि व्हेन अ रन टाइम एरर अकर्स, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम टर्मिनेट्स। तो आपका प्रोग्राम वहीं पे ही टर्मिनेट हो जाएगा, उसके आगे की कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगी। सो जैसे ही आपका रन टाइम एरर जनरेट हुआ, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते होते बंद हो जाएगा, वो आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, सो वो एक हमारे पास इसका ड्रॉबैक है, इसीलिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम बीच में से टर्मिनेट ना हो। देखो, अगर आप एक कोई ऐसी चीज यूज कर रहे हो कि आपके पास नाम है एक वेरिएबल का, ठीक है, आपके पास एक नाम है और आप वो नाम गलत यूज कर लेते हो। जैसे आपने यहाँ a mod 2 करना था, अब इस a की जगह पे, ये तो है ही नहीं, चलो इसको हटा देते हैं। अभी ये आपका बिल्कुल सही प्रोग्राम है, इसको हम रन करते हैं, वो हमसे नंबर लेता है, बताता है इवन है या ऑड है, परफेक्टली वर्किंग। लेकिन अगर मैं इसमें यहाँ पर गलती से ए एन लिख देती, गलती से हो गया मुझसे, एन प्रेस हो गया, तो वो रन टाइम एरर देगा। उसने नंबर पूछा लेकिन उसके बाद क्या आ गया? नेम एरर। तो ये कुछ कुछ एरर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे कि जीरो डिविजन एरर कब आता है? जब हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जीरो से डिविजन जो है वो पॉसिबल नहीं है, वी कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। और अगर हम जीरो जीरो से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हमें रन टाइम एरर देगा, जीरो डिविजन एरर। सिमिलर वे अगर कोई आप ऐसा वेरिएबल यूज कर रहे हो जिसको आपने पहले क्रिएट ही नहीं किया, उसका नाम एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो अगर उसका नाम एग्जिस्ट ही नहीं करता, दैट विल जनरेट नेम एरर। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इंटेजर और स्ट्रिंग को कंपेयर करा रहे हो, आपने यहाँ पे लिखा 8 या ऐड करने की कोशिश की 8 प्लस
और फिर आपने स्ट्रिंग ऐसे दे दी, तो टाइप एरर आ जाएगा कि टाइप्स मैच नहीं करते। ठीक है, तो ये सारे जो एरर्स इस तरह से आते हैं उन्हें हम रन टाइम एरर कहते हैं। और इसमें से जो कॉमन कॉमन टाइप के एरर्स हैं उसके नाम आपको याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एरर किस वजह से आ रहा है। सो यू मस्ट रिमेम्बर दैट। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखने हैं कि कौन सा एरर किस वजह से जनरली जनरेट होता है। बुक में नहीं होगा ना, क्योंकि न्यू पब्लिकेशन निकली नहीं, बुक्स तो पुरानी वाली चल रही हैं। ठीक है, बट सीबीएसई ने तो सिलेबस में डाल दिया ना इस बार, सो इसलिए तो करना पड़ेगा। ठीक है, सो एक्सेप्शन का मतलब ही क्या है, रन टाइम एरर, या फिर आप कह लो कि रन टाइम एरर का मतलब ही क्या है, एक्सेप्शन। तो रन टाइम एरर is another word for exception. ठीक है, so runtime error का मतलब है exception. Whenever it occurs, the program terminates in between. Example हो गया zero division error, value error, name error, type error. ये सारे different different तरह के errors हैं जो runtime errors होते हैं। पर आप ऐसा कर सकते हो, आपके लिए ये possible है कि आप एरर आने पे प्रोग्राम को टर्मिनेट ना होने दो। अगर एरर आ रहा है तो मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो, आई कैन मेक दैट पॉसिबल। उसके लिए आप क्या करोगे, ट्राई दोगे, ट्राई के पीछे कोलन आ जाएगा, वी विल हैव स्टेटमेंट्स एंड देन वी विल हैव एक्सेप्ट। ठीक है, सो वी विल हैव ट्राई एंड वी विल हैव एक्सेप्ट। सो ट्राई एक्सेप्ट इसके साथ फाइनली और एल्स भी दो क्लॉज आते हैं बाद में, बट ट्राई और एक्सेप्ट आर द मेजर वंस। ट्राई और एक्सेप्ट में क्या होता है, देखो ट्राई ब्लॉक होता है जो बताता है कि किस कोड में एरर आ सकता है। ठीक है, वाइल ट्रू इसके साथ रिलेटेड नहीं है पीयूष, वो तो बाइनरी फाइल में हमें रिपीट कराना है तो हम वाइल ट्रू लगा रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू रेपिटेडली रीड फ्रॉम द फाइल। बाकी उसका ट्राई के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ट्राई में कुछ भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं जहां पर एरर आ सकता है। सो ट्राई कंटेन्स सेट ऑफ स्टेटमेंट्स वेयर एरर इज एक्सपेक्टेड। तो जहां पर एरर आ सकता है वो है ट्राई ब्लॉक। फिर आता है एक्सेप्ट ब्लॉक। एक्सेप्ट ब्लॉक में हम उन स्टेटमेंट्स को लिखते हैं जो कि तब एग्जीक्यूट होंगी जब एरर आएगा। ठीक है, अगर एरर आया ही नहीं तो जो भी एक्सेप्ट में लिखा है वो सिंपली इग्नोर हो जाएगा। लेकिन अगर एरर आया तो वो ट्राई वाले ब्लॉक से सीधे एक्सेप्ट में आ जाएगा रादर देन टर्मिनेटिंग द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम को टर्मिनेट करने की जगह वो एक्सेप्ट में आ जाता है और जो एक्सेप्ट में लिखा होता है उसे एग्जीक्यूट करता है। आप खाली एक्सेप्ट लिखते हो तो वो जनरल एक्सेप्ट है, हर तरह के एरर को एग्जीक्यूट कर सकता है। सो स्टेटमेंट्स given here are executed when a runtime error occurs। ठीक है, तो इसमें क्या है आपके पास कि जैसे यही मेरा पाइथन का प्रोग्राम मैं एक बना रही हूँ कि मैं यूजर से दो नंबर्स इनपुट करती हूँ, एंटर अ नंबर, और फिर मैंने एक और ले लिया, एंटर अनदर नंबर। और यहाँ पर आपको क्या करना है, इनके ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। सो मैंने यहाँ पर लिखा c is equal to a multiplied by b, print product is c। Similar way, I want to perform the other operations। चार अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम करना चाहते हैं। सो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, हमने डिवाइड कर लिया, क्वोशंट इज c, प्लस कर लिया, सम इज दिस, डिफरेंस इज दिस। ठीक है, we save it, we execute it। So enter a number,
हमने नंबर एंटर किया 20, दूसरा नंबर एंटर किया 10, तो सब कुछ दिखा रहा है सही से कि प्रोडक्ट जो है आपका वो 200 है, क्वोशिएंट जो है वो 2 है, सम जो है वो 30 है, डिफरेंस जो है वो 10 है। सो जस्ट शोइंग मी एवरीथिंग प्रॉपरली। ठीक है, नंबर आ गया, अनदर नंबर आ गया, प्रोडक्ट सब कुछ आ रहा है, कोई एरर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसी प्रोग्राम को दोबारा से रन करती हूँ। इस बार मैं क्या करूंगी, मैंने फर्स्ट नंबर एंटर किया कुछ भी, लेट्स से 18, और सेकंड नंबर एंटर कर दिया 0। तो क्या हुआ, प्रोडक्ट इज 0 आया, क्योंकि 18 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। लेकिन 18 अपॉन 0 विल जनरेट 0 डिविजन एरर। ठीक है, सो यहां से क्या हो गया, 0 डिविजन एरर जनरेट हो गया और प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। उसने सम और डिफरेंस दिखाया ही नहीं, है ना, सम और डिफरेंस उसने दिखाया ही नहीं, क्योंकि वो वहां तक पहुंचा ही नहीं। आप चाहते हो कि इस पार्ट में एरर है, आपको पता है इस पार्ट में एरर है, तो आप इसको किस में दे सकते हो, ट्राई में। आगे को शिफ्ट करा दो और आगे को शिफ्ट करा दो, और यहाँ पर क्या लिख दो, एक्सेप्ट। और इस एक्सेप्ट के अंदर हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, डिविजन बाय 0 नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ट्राई में वो स्टेटमेंट्स लिखी जहां पर एरर हो सकता था, और एक्सेप्ट में मैंने क्या लिखा, वो स्टेटमेंट जो मैं तब एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ जब एरर आए। अगर एरर नहीं आएगा तो ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। आपने इसको रन किया, आपने नंबर एंटर किया 12, आपने दूसरा नंबर एंटर किया 6, मेरे पास प्रॉपर रिजल्ट आ रहा है, आई एम गेटिंग प्रोडक्ट, आई एम गेटिंग क्वोशिएंट, आई एम गेटिंग सम, आई एम गेटिंग डिफरेंस, सो इट्स प्रॉपर। लेकिन अगर आप क्या करते हो, आप इसे रन करते हो और आपने सेकेंड नंबर 0 एंटर कर दिया, तो टर्मिनेट नहीं हुआ, है ना। पिछली बार क्या हुआ था, टर्मिनेट हो गया था, ऐसे आ रहा था। अब टर्मिनेट नहीं हुआ, एंटर अ नंबर मैंने 0 किया तो प्रोडक्ट आ गया 0। फिर क्या आ गया, एक्सेप्ट वाला मैसेज, डिविजन बाय 0 पॉसिबल, है ना। और उसके बाद आपका सम आ गया, 10 प्लस 0 10 ही होता है, डिफरेंस में भी 10 माइनस 0 इज 10 ओनली, सो आई एम गेटिंग दैट रिजल्ट। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर गेटिंग दी रिजल्ट। इस तरीके से आपके पास एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पे यूज हो सकती है। तो पहला पॉइंट एक्सेप्शन हैंडलिंग में जो आपको समझना है वो ये है कि ट्राई में हम वो स्टेटमेंट्स देते हैं जहां पर रन टाइम एरर एक्सपेक्टेड होता है, जहां पे हम सोच सकते हैं कि हाँ भाई इधर रन टाइम एरर आ सकता है। और एक्सेप्ट में उसका मतलब उसका क्या कहते हैं, करेक्शन वाली स्टेटमेंट है। अगर एरर आ गया तो क्या करना है, अगर एरर नहीं आएगा तो वो इसको सिंपली स्किप कर देगा, ये कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। जो एक और इसमें ब्लॉक है वो है फाइनल। अब वो फाइनल ब्लॉक जो है वो आप चाहे तो लिखो चाहे तो मत लिखो, वैसे भी काम करता है। जैसे ये प्लस और माइनस वाला है, ये तो आप चाहते हो कि हर हालत में हो ही हो। तो जो स्टेटमेंट्स आपको पता ही है कि भाई एग्जीक्यूट करनी ही करनी है, उनको हम फाइनली में लिख सकते हैं। सो फाइनली में लिखने का मतलब क्या है कि चाहे एरर आए चाहे एरर ना आए, ये स्टेटमेंट्स तो एग्जीक्यूट होंगी ही होंगी। वो तो वैसे भी हो ही रही थी, है ना। सो वो वैसे भी हो रही थी, बट ठीक है, आपको फाइनली का मतलब पता होना चाहिए। आपसे असर्शन रीजनिंग में भी पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। तो ट्राई कीवर्ड का मतलब है टू हैव द स्टेटमेंट्स सो दैट वी नो कि कहां पर एरर आ सकता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्वेच्छा, क्योंकि प्रोडक्ट में एरर जनरेट ही नहीं होगा ना। अगर आप प्रोडक्ट वाली स्टेटमेंट को भी उसमें दे दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज प्रोडक्ट विल नॉट जनरेट एनी एरर। ठीक है, सो ट्राई में वो स्टेटमेंट्स होंगी जहां पर एरर आ सकता है, और एक्सेप्ट में वो होंगी जो एग्जीक्यूट होंगी जब एरर आएगा तो। और फाइनली वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो हर बार एग्जीक्यूट होनी ही होनी है, दे विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूट। ठीक है, एक और चीज होती है इसके अंदर, वो है एल्स। आपको वो भी पता होना चाहिए। जैसे हम इफ के साथ एल्स दे सकते हैं, हम लूप्स के साथ भी एल्स देते हैं ना, लूप्स के साथ भी एल्स, कि जब हमने फॉर लूप लगाया, अगर फॉर पूरा चला है उसके बाद जाकर वो एल्स को एग्जीक्यूट करते हैं, है ना। वी डू इट लाइक दैट। वैसे ही आप ट्राई के साथ भी एल्स लगा सकते हो। ट्राई के साथ एल्स देने का मतलब क्या होता है, ट्राई के साथ एल्स देने का मतलब है कि अगर एरर नहीं आया तो ये एग्जीक्यूट होगा। एक्सेप्ट कब एग्जीक्यूट होता है,
जब एरर आता है। फाइनली कब एग्जीक्यूट होता है? हमेशा। एरर आए तो भी, एरर ना आए तो भी, है ना? बट आप क्या चाहते हो कि आपका एरर अगर नहीं आया तो कोई स्पेशल स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट हो, तो हम एल्स में दे सकते हैं। सो ये आपको चारों कीवर्ड्स के पर्पसेस याद रखने हैं। क्या आप चारों कीवर्ड्स कौन से हैं? एक तो हो गया ट्राई कीवर्ड। इसमें क्या होता है? इनक्लोजेस, इनक्लोजेस मतलब इसके अंदर आती हैं द स्टेटमेंट्स वेयर एरर माइट अकर, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आएगा ही आएगा। वो तो यूजर के इनपुट वैल्यूज पे डिपेंड करता है कि रन टाइम एरर जनरेट हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है। एक्सेप्ट में क्या होता है? स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द रन टाइम एरर कर्स। ठीक है। ट्राई हो गया, एक्सेप्ट हो गया, फिर है आपके पास फाइनली। स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज executed irrespective of runtime error. So runtime error हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो statements finally में हैं वो execute होंगी ही होंगी। Else statements to be executed if no error occurs। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? अब इस एक्सेप्ट में भी आपके पास एक ट्राई के साथ मल्टीपल एक्सेप्ट हो सकते हैं। ठीक है। जैसे आपके पास एक ट्राई ब्लॉक है, उसके अंदर यू हैव नंबर ऑफ कोड्स। मैं यहाँ एक्सेप्ट में एरर का नाम लिख सकती हूँ। जैसे मैंने लिखा एक्सेप्ट नेम एरर, पाइथन केस सेंसिटिव है, सो यू हैव टू मेक श्योर कि एन और ई कैपिटल होंगे। ठीक है। एक्सेप्ट नेम एरर, देन वी राइट डाउन द स्टेटमेंट्स। आई कैन ऑल्सो हैव लाइक एक्सेप्ट जीरो डिविजन एरर, लाइक दिस। और आखिरी में चाहो तो आप एक खाली एक्सेप्ट भी लिख सकते हो। तो इसमें क्या होगा? अगर नेम एरर आया, सिर्फ तभी वो इस वाले ब्लॉक में आएगा। अगर जीरो डिवीजन एरर आया, सिर्फ तभी वो इस ब्लॉक में आएगा। और अगर इनमें से कोई भी एरर नहीं है, हमें नहीं इन दोनों में से नहीं है, कोई और एरर है, तो ये जो खाली एक्सेप्ट होता है इसमें तो हर एरर के केस में वो आ ही जाता है। सो वट एवर टाइप ऑफ एरर इज देयर, वो आखिरी एक्सेप्ट में तो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा। तो बेसिकली हम एक ट्राई के साथ मल्टीपल एक्सेप्ट भी लिख सकते हैं। तो ट्राई एक है, बट हम काफी बार यहाँ पर कोडिंग करते टाइम छोड़ सकते हो स्वेच्छा। पेपर में पूछ लिया ट्रू फॉल्स में कि वन ट्राई ब्लॉक कैन हैव मल्टीपल एक्सेप्ट स्टेटमेंट्स विद इट, तो ट्रू लिखोगे कि फॉल्स लिखोगे? है ना? तो पता तो होना चाहिए ना आपको। जब आप प्रोग्रामर हो, आपकी मर्जी है। when you are a programmer, it's totally your wish how do you want to use except, but as a student you should know all possible options। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ट्राई स्टेटमेंट्स हम कितने भी एक्सेप्ट लिख सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कैन वी हैव मल्टीपल एक्सेप्ट स्टेटमेंट्स? यस वी कैन हैव। ठीक है। फिर एरर्स का नाम ऐसे देते हैं, तो ये सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए। हाँ हाँ, प्रोग्राम में आप खाली एक्सेप्ट लिख के आओ, मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है। यू वांट एग्जांपल ऑफ एल्स? अब देखो ये वाला जो प्रोग्राम है आपके पास, ठीक है। सो हमने डिवाइड किया, क्वोशंट प्रिंट किया और एक्सेप्ट फाइनली आ गया। आप चाहते हो कि अगर एरर नहीं आया है तो भी कुछ प्रिंट होना चाहिए।
तो वैसे तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रही है, बट फिर भी मैं ऐसे ही लिख देती हूँ। ऑपरेशंस परफॉर्म्ड सक्सेसफुली। ठीक है, और ये फिर हम लास्ट में देते हैं, फाइनली के बाद दे देते हैं इसको, यहीं पे देते हैं। नाउ इफ आई एग्जीक्यूटेड, मैंने नंबर एंटर किया 80, दूसरा नंबर एंटर किया 20, तो कोई एरर नहीं था, तो प्रिंट हुआ ऑपरेशंस परफॉर्म सक्सेसफुली। ठीक है, अगर एरर होता तो प्रिंट होता जीरो डिविजन एरर। एल्स वाला पार्ट जो है वो आपका तभी एग्जीक्यूट होगा जब हमारे पास एरर नहीं है। जैसे अभी आपने 20 एंटर किया, 0 एंटर किया, तो इसमें वो लाइन प्रिंट नहीं हुई ऑपरेशंस परफॉर्म सक्सेसफुली। तो अगर एक्सेप्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, और अगर एल्स वाला हो रहा है तो एक्सेप्ट वाला नहीं होगा। मतलब एक्सेप्ट और एल्स में से कोई एक चलेगा। एरर आया तो एक्सेप्ट वाला, एरर नहीं आया तो एल्स वाला। फाइनली तो हर हालत में एग्जीक्यूट होना है। फाइनली तो तब भी एग्जीक्यूट होगा जब एरर है, फाइनली तब भी एग्जीक्यूट होगा जब एरर नहीं है। सो फाइनली इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड इन एनी केस। ठीक है, तो आपको कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर देख के एक्सेप्शन हैंडलिंग के क्वेश्चंस तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि इससे पहले ये टॉपिक ही नहीं था, ये ऐड ही अभी हुआ है। तो इसके ऊपर आपको यही क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सी क्लॉज क्या करती है। आपको पता होना चाहिए ट्राई कहाँ लगता है, एक्सेप्ट कहाँ लगता है, एल्स कहाँ लगता है, फाइनली कहाँ लगता है। और ये पता होना चाहिए कि एक ट्राई के साथ एक से ज्यादा एक्सेप्ट हो सकते हैं, एक से ज्यादा एल्स नहीं हो सकते, एक से ज्यादा फाइनली नहीं हो सकते। एल्स एक ही बार आएगा, फाइनली एक ही बार आएगा। एक्सेप्ट एक से ज्यादा बार सिर्फ तब आ सकता है जब आप उसके सामने एरर का नाम लिखोगे। सो यू कैन राइट द नेम ऑफ द एरर विद एक्सेप्ट टू मेक डिफरेंट स्पेसिफिक एक्सेप्ट, कि भाई इस तरह के एरर के लिए यही है। जैसे मैं यहाँ लिख सकती हूँ एक्सेप्ट जीरो डिविजन एरर, तो उसमें मैं इस मैसेज प्रिंट हो डिविजन बाय जीरो नॉट पॉसिबल। ठीक है, बट अगर मान लो यूजर वैल्यू गलत दे रहा है, ठीक है, कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका एरर अलग हो सकता है, तो उसको आप एक और एक्सेप्ट देके हैंडल कर सकते हो। सो वी कैन राइट स्पेसिफिक एरर हैंडलर्स विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्ट स्पेस एरर का नाम। ठीक है, सो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको स्टडी करोगे। बाकी जब अभी हम पेपर से पहले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, देन आई विल मेक यू प्रैक्टिस नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑन एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो आपसे पूछा जा सकता है। 2 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड आपको नहीं पूछा जाएगा। या लकी इनफ अगर 2 मार्क्स का सीधा ही क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग या व्हाट इज द यूज ऑफ ट्राई एक्सेप्ट कीवर्ड्स, ठीक है, ये आपको 1 1 मार्क के 2 एमसीक्यूज या ट्रू फॉल्स या असर्शन रीजन में भी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सो इज दैट क्लियर व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग टू एवरी वन ऑफ यू? क्या सेक्शन? सुझाने। ठीक है, सेक्शन। ठीक है, समझ आ गया एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है, ये समझ आ गया अच्छे से सबको? ठीक है, अभी रैंडम वाले फंक्शंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। आपके पास जैसे बहुत सारी मॉड्यूल्स होते हैं, वैसे ही आपके पास एक मैथ मॉड्यूल होता है। मैथ में तो बहुत रेयर आपको कोई क्वेश्चन आता है, बट यू नो कि मैथ में क्या होते हैं। वी हैव SQRT, लाइक इफ यू राइट दिस सो यू गोइंग टू गेट 5.0, है ना। ऐसे ही मैथ डॉट फैक्टोरियल है, इसमें जो मेजर आपके पास आ जाते हैं वो होते हैं सील एंड फ्लोर। मैथ डॉट सील अगर मैं लिखती हूँ तो 7.8 का नियरेस्ट इंटेजर जो है वो 8 है। मैथ डॉट फ्लोर करोगे तो 6 है। POW हो गया। इसके अलावा साइन, कॉस, टैन, एक्सपोनेंट, ये सारे आपके मैथ में होते हैं। सो यू शुड नो कि इंपोर्ट मैथ करके हम इन सबको यूज कर सकते हैं। फिर आपके पास एक था स्टैटिस्टिक्स 11th में, स्टैटिस्टिक्स, इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर आपके पास फंक्शन होते हैं मीन, मीडियन,
मोड, ये सारे। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट दीज, तो आप क्या लिखोगे, स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन, ब्रैकेट में लिस्ट का नाम दे दोगे, उसका अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट होके आ जाएगा। सी मैथ इज नॉट इन योर सिलेबस। आपको सिर्फ मैथ, स्टैटिस्टिक्स और इनके ऊपर भी कोई क्वेश्चन आता नहीं है। सच क्वेश्चन जो आपके पास आता है वो किसके ऊपर आता है, रैंडम के ऊपर बेस्ड। सो वी हैव इंपोर्ट रैंडम। रैंडम में भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। हाँ, स्टैटिस्टिक्स में से होते हैं, उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह के भी होते हैं स्वेच्छा। तो स्टैट से रिलेटेड कोई भी टर्म आ जाए ना, जैसे मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोरिलेशन, सो वी हैव ऑल द फंक्शंस अवेलेबल इन स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। रैंडम में भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, पर आपके सिलेबस में 3 हैं। एक है रैंडम, एक है रैंड इंट और एक है रैंड रेंज। ठीक है। सो रैंडम क्या करता है, जनरेट्स एनी नंबर फ्रॉम 0 to 1, और 1 जो है वो एक्सक्लूडेड होता है। ठीक है, तो 0 to 1 होता है, 1 इज एक्सक्लूडेड। तो बेसिकली 0 to 0.99 तक एनी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज रिटर्न्ड। ठीक है। हाँ, मैथ्स वाले तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं, स्वेच्छा ने जैसे लिखा। रैंड इंट और रैंड रेंज दोनों इंटीजर देते हैं। रैंड इंट में अपर और लोअर लिमिट दोनों इंक्लूडेड होती है। सो नाम से ही पता चल रहा है, इट गिव्स ओनली इंटीजर। सो ये आपको 3, 4, 5, 6, 7 में से कोई भी रैंडम नंबर दे सकता है। बोथ साइड्स आर इंक्लूडेड। सो 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी, 6 भी, 7 भी, क्या आएगा हमें भी नहीं पता। सो एज अ प्रोग्रामर वी डोंट इवन नो कि क्या आने वाला है, इट कुड बी एनीथिंग, सिस्टम की मर्जी है। ठीक है। रैंड रेंज बिल्कुल रेंज का भाई है। ठीक है। रेंज हम जो फॉर लूप के साथ लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही ये काम करता है। रैंड रेंज में अगर मैंने सिंगल नंबर दिया है, मतलब 0 to 6, 7 दिया आपने, तो नंबर -1 तक ये जो नंबर है ये हमेशा एक्सक्लूडेड रहेगा। अपर लिमिट इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। 0 to 6 में आपका कोई भी नंबर होगा वो रिटर्न हो जाएगा। अगर आप यूज कर रहे हो रैंड रेंज 2, 6, 2, 3, 4, 5, इसमें से कोई भी रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा। सो रैंड रेंज में से एनी रैंडम नंबर विल बी जनरेटेड 2, 3, 4, 5 में से। ठीक है। अगर आप इसमें स्टेप भी दे देते हो, आप ले लेते हो रैंड रेंज 1, 8, 3, सो 1, 4 और 7 में से कोई भी रैंडम नंबर आ सकता है, क्योंकि 1 + 3 is 4, 4 + 3 is 7, so we can get any random number like that. फाइन। ये तो फंक्शंस है। अब इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आपको एक आउटपुट क्वेश्चन दिया जाता है। सो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताओ इसका पॉसिबल आउटपुट क्या होगा। ठीक है। सो इट कुड बी आस्क्ड कि पॉसिबल आउटपुट बताओ। ठीक है, जैसे कि पीयूष ने भेजा है क्वेश्चन, तो पीयूष का क्वेश्चन हम ओपन कर लेते हैं। इसको हम रोटेट कर लेते हैं। रोटेट करने के लिए पहले इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, सो ये रहा। कौन सा वाला है, दोनों ही रैंडम वाले हैं वैसे, बट पहला वाला देखो। ठीक है। सो इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, what possible outputs are expected to be displayed on screen at the time of execution of the program from the following code. ठीक है। Also specify minimum and maximum value that can be assigned to the variable end. तो देखो यहाँ पे हमेशा हमें लिस्ट दी होती है, जैसे यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। अब इस लिस्ट में 0 पोजीशन पे है वायलेट, 1 पे है इंडिगो, 2 पे ब्लू, 3 पे ग्रीन, 4 पे येलो, 5 पे ऑरेंज, 6 पे रेड। अब यहाँ पर लिखा है इंपोर्ट रैंडम, वैसे तो कोड गलत लिखा है, इट हैज टू बी रैंडम डॉट रैंड रेंज, क्योंकि सिर्फ इंपोर्ट रैंडम लिखने से आप सीधा रैंड रेंज नहीं लिख सकते। यहाँ पर रैंडम डॉट रैंड रेंज होना चाहिए था, बट चलो कोई बात नहीं। रैंडम डॉट रैंड रेंज 2 + 3। अब इस 2 से मेरे पास या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। सो एंड में वैल्यू क्या जाएगी, या तो 0 + 3 या 1 + 3, मतलब 3 या 4। सो पॉसिबल वैल्यू जो एंड की है वो क्या बन जाएगी, या तो वो 3 हो सकता है या तो वो 4 हो सकता है।
है ना, यही हो रहा है। अब बिगिन रैन रेंज एंड, मैं आपका यहाँ पे लिख लेती हूँ, and let it be सो देखो, जो पीयूष वाला क्वेश्चन है उसके अंदर हमने एक लिस्ट ली है, लिस्ट के अंदर कलर्स की वैल्यूज है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी है एंड इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैन रेंज 2+3। सो इस 2 से क्या जनरेट हो सकता है, या तो 0 या तो 1। +3 करोगे, 3 में 0 ऐड होगा तो 3 आएगा, +1 करोगे तो 4 आएगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एंड कैन बी 3 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंड कैन बी 4। क्लियर है ये सबको, ये चीज क्लियर है? फिर क्या है, बिगिन इज इक्वल टू, पीयूष रैंड रेंज आपको क्या देगा? रैंड रेंज 2 से क्या जनरेट हो सकता है, या तो 0 या फिर 1, है ना। या तो 0 जनरेट हो सकता है या तो 1 जनरेट हो सकता है। उसमें आप +3 कर रहे हो, अगर 0 जनरेट हुआ होता तो 0+3 एंड में जाता, मतलब 3 जाता। अगर 1 जनरेट होगा तो 1+3 4 जाएगा। तो एंड की वैल्यू या तो 3 हो सकती है या फिर 4 हो सकती है। गॉट इट? अब उसके बाद बिगिन की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। बिगिन की वैल्यू है रैंड रेंज n+1। रैंड रेंज एंड, एंड की वैल्यू या तो 3 हो सकती है या 4 हो सकती है। अगर मान लो कि एंड की वैल्यू 3 है, अगर एंड 3 है तो बिगिन में क्या आ सकता है, रैंड रेंज 3, मतलब 0 1 2, जिसमें +1 कर रहे हैं। तो इसमें क्या बनेगा रैंड रेंज का, 0 1 या 2। उसमें हो रहा है +1, मतलब 1 2 या 3। सो बिगिन की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं या तो 1 या 2 या 3, अगर एंड 3 है तो। अगर एंड 4 है तो आपके पास रैंड रेंज 4 का मतलब है 0 1 2 3 में से कुछ भी हो सकता है, +1 कर दिया तो 1 2 3 4 में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो मेरे पास आ गया कि भाई अगर एंड 3 है तो बिगिनिंग की ये 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं, अगर एंड 4 है तो बिगिनिंग की ये 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं। अब एक लूप लगाया गया है जो कि बिगिन से लेके एंड तक चल रहा है। ठीक है, सो वी हैव अ लूप व्हिच इज वर्किंग फ्रॉम बिगिन टू एंड। अब बिगिन टू एंड चल रहा है और उसके अंदर कलर्स आई को हम प्रिंट कर रहे हैं। मतलब अगर मैं ये पहला वाला केस लूं तो मेरा लूप 1 से 3 तक चल सकता है। ठीक है, ये बिगिन है ना, बिगिन से शुरू करना है आपने, ये बिगिन है। सो 1 से लेके 3 तक चल सकता है, 2 से लेके 3 तक चल सकता है, 3 से लेके 3 तक चल सकता है। 1 से 3 का चलने का मतलब है कि आई की वैल्यू, जो आई वेरिएबल है उसमें बताओ क्या वैल्यू आएगी अगर लूप 1 से 3 तक चलेगा तो। फॉर आई इन रेंज बिगिन कॉमा एंड, तो आई की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 और 2। अगर 2 से 3 तक चल रहा है तो सिर्फ 2, और अगर 3 से 3 तक चल रहा है तो लूप चलेगा ही नहीं। ठीक है, सो 1, 2 का मतलब है इंडिगो और ब्लू प्रिंट होगा, क्योंकि इंडेक्स 1 पे इंडिगो है, इंडेक्स 2 पे ब्लू है। दो वैल्यूज वाला तो ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। 2 के केस में सिर्फ ब्लू प्रिंट होगा, तो भाई यहाँ तो कुछ आंसर निकला नहीं, इधर आ जाते हैं। अब इसमें, हाँ पीयूष क्वेश्चन ग्रुप पे भेज दो एक बार। इसमें 1 से 4 तक जा सकता है, 2 से 4 तक जा सकता है, 3 से 4 तक जा सकता है, 4 से 4 तक जा सकता है। अगर हम 1 से 4 लेते हैं तो वो 1 2 3 के लिए चलेगा, ये 2 3 के लिए, ये 3 के लिए, और ये चलेगा ही नहीं। सो ये सिर्फ 1 2 3 वाला है जिसमें 3 वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। तो 1 पे है इंडिगो, 2 पे है ब्लू, 3 पे है ग्रीन।
तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपके ऑप्शंस में वो है इंडिगो एंड ब्लू एंड ग्रीन। तो ये वाला सिर्फ हमें पॉसिबल आउटपुट दे सकता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है, जिसमें इंडिगो, ब्लू और ग्रीन प्रिंट हो रहा है। बाकी किसी से 3 नंबर ही नहीं आ रहे, तो 3 वैल्यूज कैसे प्रिंट होंगी? ठीक है, ये 2 को प्रिंट करेगा, इट विल ओनली प्रिंट ब्लू ग्रीन, दिस विल ओनली प्रिंट ग्रीन। ठीक है, सो इंडिगो, ब्लू, ग्रीन आपका सिर्फ तब प्रिंट होगा जब बिगिन 1 होगा और एंड 4 होगा। इज दैट क्लियर? मैं दिखा देती हूँ क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन था। ठीक है, सो बिगिन कॉमा एंड, बिगिन की वैल्यू आपकी 1 से 1 तक जाएगी, 1 से 3 तक जाएगी तो 2 वैल्यूज प्रिंट होंगी, 1 से 2 तक जाएगी तो एक ही होगी, और 1 से 1 तक तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही एंड के केस में आप चाहोगे 1 से लेके 4 तक, 1 से 3 तक, 1 से 2 तक, 1 से 1 तक, तो उस केस में 1 to 4 वाला जो है वो इंडेक्स 1 पे इंडिगो, इंडेक्स 2 पे ब्लू, इंडेक्स 3 पे ग्रीन। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारी वो वैलिड ऑप्शन मानी जाएगी। देखो इसके बाद जो नीचे वाला क्वेश्चन है, इसका आउटपुट क्या हो सकता है? इंपोर्ट रैंडम किया है, फिर लिखा है फॉर एन इन रेंज 2,5,2। अब 2,5,2 से क्या होगा? 2,5,2 मतलब 2 जनरेट होगा, 2 + 2 4। सो आपके पास आई जो है, एन जो है, सो एन की वैल्यू पहले 2 होगी और फिर एन की वैल्यू जाके 4 होगी। जब एन की वैल्यू 2 है तो वो अंदर प्रिंट कर रहा है रैंडम डॉट रैंड रेंज 1 कॉमा एन एंड इज इक्वल टू हैश। ठीक है, तो जब लूप पहली बार चलेगा उस टाइम पे एन कितना है? 2। और फंक्शन क्या यूज हुआ है? रैंड रेंज। रैंड रेंज में 1 कॉमा 2 सिर्फ 1 ही जनरेट कर सकता है, क्योंकि अपर लिमिट तो जनरेट होगी नहीं, तो बचा 1। तो पहला नंबर फॉर श्योर 1 हैश ही आएगा। उसके बाद आपके पास जब 4 हो जाएगा, 1 कॉमा 4 कैन जनरेट 1 2 या 3, तो यहाँ पर 1 हैश भी आ सकता था। तो आपके पॉसिबल आउटपुट्स जो हैं वो ये बनते हैं। सो नाउ इट डिपेंड्स, इसमें से मेरे पास ऑप्शंस नहीं दिख रही है, तो इसमें से अगर कोई ऑप्शन मैच कर रही होगी तो वो आपका सही आंसर होगा। 1 1 1 2 या फिर 1 3। हाँ, यस वी कैन डू दैट वे आल्सो स्वेक्षा। ठीक है, फाइन। आयुष, आप गेस्ट अपीयरेंस देने क्यों आते हो? सो ये रैंडम के क्वेश्चंस बहुत सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं, इसकी भी मैं आपको एक वर्कशीट भेज दूंगी, यू कैन प्रैक्टिस दैट। इसके अलावा आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 2 या 1 मार्क का, बेस्ड ऑन टेल एंड सीक इन फाइल हैंडलिंग। सो फाइल हैंडलिंग में अगर मुझे बताना हो कि फाइल पॉइंटर कहाँ पर है राइट नाउ, तो हम टेल यूज कर सकते हैं। ओके स्वेक्षा, सो आपको देखना है कि कहाँ पर है, तो आप एफ डॉट टेल लिखोगे तो ये क्या बताएगा? रिटर्न्स द करंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर इन द फाइल। तो फाइल में फाइल पॉइंटर कहाँ पे है उसकी पोजीशन बताता है। और अगर आपको पोजीशन चेंज करानी है तो सीक यूज होता है। सीक में आप ऑफसेट या बाइट नंबर दोगे, और फिर दूसरी चीज ऑप्शनल होती है जिसे रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये आपको 1 1 मार्क में पूछा जा सकता है। वेरी गुड पीयूष, दिस इज टू चेंज द पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर। तो अगर आपको फाइल पॉइंटर को खुद से कहीं लेकर जाना है
you want to move the file pointer to a particular location, तो हम इसको use कर सकते हैं. So to change the position of the file pointer, we use this. So that's f dot seek. तो बाइट नंबर तो बाइट नंबर हो जाता है. ये रेफरेंस पॉइंट आपको याद रखना है. रेफरेंस पॉइंट कैन बी 0, 1 और 2. 0 का मतलब है करंट पोजीशन से आपको, सॉरी, बिगिनिंग से आपको बाइट नंबर पे लेके जाना. सो इफ यू हैव टू मूव फ्रॉम द बिगिनिंग, इट इज 0. 1 का मतलब है करंट पोजीशन से आगे या पीछे लेके जाना है. और 2 का मतलब क्या है? एंड से मूव करना है. तो 0 मीन्स वी वांट टू मूव फ्रॉम द बिगिनिंग. 1 मीन्स वी वांट टू मूव फ्रॉम द करंट पोजीशन. 2 मीन्स वी वांट टू मूव फ्रॉम द एंड. बस ये चीज आपको याद रखनी है. हाँ, पहले लिस्ट में इंसर्ट करते हुए पहले इंडेक्स लिखते हैं, फिर वैल्यू लिखते हैं. यस आयुष. सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. इतनी ही चीज आपको पता होनी चाहिए. आपसे पूछी जा सकती है. स्वेच्छा सीख है, ठीक है. मैं आपको कहती हूं कि आपको फाइल में 10th कैरेक्टर पे जाना है, तो आप सिंपली क्या लिखोगे? f.seek10. इससे क्या होगा? आप डायरेक्टली बाइट नंबर 10 पे पहुंच जाओगे. सो ये क्या करेगा? विल रीच और विल प्लेस द फाइल पॉइंटर एट बाइट नंबर 10 इन द फाइल. ठीक है. इसमें बाय डिफॉल्ट जो रेफरेंस पॉइंट है वो 0 होता है. क्या होता है? 0 होता है. ठीक है. सो f.seek10. मान लो कि अभी मेरा करंट पॉइंटर क्या है? पोजीशन ऑफ करंट पॉइंटर, अभी जो पॉइंटर है वो खुद 15 पे है, लेकिन आपने लिख दिया f.seek10, तो वो 15 से सीधे कहाँ चला जाएगा? 15 से कहाँ चला जाएगा? 10 पे. ठीक है. सो इट विल गो टू पोजीशन 10. आप सीधे 10 पे नहीं जाना चाहते. आप चाहते हो कि आप जहां पर हो वहां से 10 पॉइंट्स आगे जाए. जैसे वो 15 पे है, तो वो 15 से 25 पे चला जाए. सो वेर एवर इट इज, वहां से वो 10 पॉइंट्स आगे जाए. तो हम लिखेंगे f.seek 10,1. सो f.seek 10,1 लिखने से क्या होगा कि वो जहां पर भी है वहां से 10 पोजीशन आगे चला जाएगा. ठीक है. सो जहां पे भी है वहां से 10 पोजीशन आगे जाएगा. अगर आप लिखते हो सीक 10,1, अब ये जो कॉमा 1 है इसके साथ हम पॉजिटिव नंबर भी दे सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी दे सकते हैं. सो ये क्या करेगा? मूव्स टू 10 पोजीशंस अहेड. जहां कहीं पे भी है उससे 10 बाइट्स आगे चला जाएगा. अगर आप यहां लिख देते हो -5,1, तो जहां कहीं भी है उससे 5 बाइट्स पीछे आ जाएगा. ठीक है. तो करंट पोजीशन से हम आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी आ सकते हैं. बिगिनिंग से सिर्फ आगे ही जाते हैं. सिमिलर वे अगर आप यहाँ पे 2 लिखोगे तो आप सिर्फ पीछे आ सकते हैं. आप पीछे की तरफ आ सकते हो क्योंकि एंड के आगे तो कुछ और होता ही नहीं है. सो आपको जो बाइट ऑफसेट देना है वो नेगेटिव देना पड़ेगा कि हम एंड से पीछे की तरफ आ. आयुष के डाउट्स मैं लास्ट में बताऊंगी. आयुष, एक तो आप लास्ट में बीच में आते हो एंड देन यू आर आस्किंग डाउट्स ऑफ द प्रीवियस क्लासेस. बी रेगुलर नाउ. ठीक है. इसके अलावा फाइल हैंडलिंग में बहुत कम पूछा जाता है, बट अगर पूछ लिया जाए दैट इज अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन. अगर आपको CSV या बाइनरी फाइल में बोला जाए कि आपको अपडेट या डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो कैसे करेंगे? देखो, डायरेक्ट अपडेशन और डिलीशन का कोई तरीका नहीं होता. ठीक है. हम यहाँ पे क्या तरीका फॉलो करते हैं कि मेरे पास ये 6 रिकॉर्ड्स हैं. इसमें से मान लो मुझे ये रिकॉर्ड डिलीट कराना है या मॉडिफाई कराना है, तो मैं एक टेम्परेरी फाइल का इस्तेमाल करूंगी. जो मुझे डिलीट कराना है उसको छोड़ के बाकी सबको मैं इसमें कॉपी करा दूंगी. ठीक है. तो मैंने जिसको डिलीट करना है उसे छोड़कर बाकी सबको दूसरी फाइल में कॉपी करा दिया. सो ये यहाँ सारे कॉपी हो गए. ठीक है. अब आप क्या करोगे? ये आपकी फाइल थी मान लो student.dat.cav, जो भी आप फाइल ले रहे थे, CSV. सो अब मैंने ये बाइनरी फाइल्स अगर ली हैं तो ये मेरी फाइनल फाइल होनी चाहिए ना, ये थोड़ी होनी चाहिए.
So this should be my final file. So if this should be my final file, तो मैं क्या करूंगी? मैं करूंगी os dot remove student dot dat. तो जो ओरिजिनल student dot dat थी वो मैंने रिमूव कर दी, और फिर मैंने क्या कर दिया, os dot rename temp dot dat comma student dot dat. सो मैं इसका नाम बदल कर स्टूडेंट कर दूंगी ताकि ये मेरी अब ओरिजिनल फाइल बन जाए। सो मान लो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया कि भाई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है उसको डिलीट करना है, तो आप कैसे करोगे? आपने यहाँ पे क्या किया, इंपोर्ट पिकल, और इसके साथ साथ आपको एक और इंपोर्ट करना पड़ेगा ओएस। सो टू राइट इट प्रॉपरली आई राइट लाइक, सबसे पहले इंपोर्ट पिकल ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस का फुल फॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है ना फाइल को रीनेम करना या रिमूव करना, दैट्स व्हाई ओएस। सो इंपोर्ट पिकल, इंपोर्ट ओएस, ठीक है। फिर आपने बनाया डेफ रिमूव स्टूडेंट, कुछ भी, और मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एक आईडी रिसीव कर रहे हैं, तो जो भी आईडी मैच करेगा उसको हम रिमूव कर देंगे, समथिंग लाइक दैट। सो आपने फाइल को ओपन किया, स्टूडेंट डॉट dat, रीड बाइनरी में। एक और फाइल मैं ओपन करूंगी क्योंकि उसी की हेल्प से डिलीशन हो रही है, उसका नाम कुछ भी दे दिया, लेट्स से temp dot dat, एंड इट इज इन राइट बाइनरी मोड। राइट में ही खोलना है, अपेंड में नहीं, क्योंकि आपको ब्लैंक फाइल चाहिए। नाउ यू विल पुट ऑल दैट थिंग, ट्राई, ट्राई के अंदर while true data is equal to pickle dot load if, वहां से लोड किया, चेक कर लिया कि if data 0 is not equal to sid, क्योंकि अगर इक्वल है तो हमें राइट नहीं कराना, अगर इक्वल नहीं है, मैच नहीं करता, तो उसको दूसरी फाइल में राइट करा दो। तो दूसरी फाइल में राइट करा दो मतलब pickle dot dump data कॉमा जी, सॉरी, तो इसमें राइट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। फिर ट्राई के हम एक्सेप्ट में आ जाएंगे कि भाई अब डेटा खत्म हो गया। अब डेटा खत्म हो गया तो क्या होगा, दोनों फाइल्स को क्लोज कर दो, एफ को क्लोज, जी को भी क्लोज। तो इतना काम तो आप पहले भी कर ही चुके हो, ठीक है। सो ये तो आपने पहले भी किया जब हमने कॉपी फ्रॉम वन फाइल टू अनदर फाइल वाला कोड किया था, ठीक है। सो ये कॉपी तक का काम तो हो गया, बट अब यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि जो टेम्प वाली फाइल है वो मेरी ओरिजिनल फाइल बन जाए। सो टेम्प वाली फाइल को ओरिजिनल फाइल बनाने के लिए हम यहाँ पर ओरिजिनल वाली को रिमूव कर रहे हैं। सो हम कैसे रिमूव करेंगे, os डॉट रिमूव स्टूडेंट डॉट dat, तो उससे क्या होगा, स्टूडेंट डॉट dat फाइल डिलीट हो जाएगी। फिर हम उसको जो temp डॉट dat है, जो न्यू डेटा जिसमें है डिलीशन के बाद, उसका नाम बदलकर स्टूडेंट डॉट dat कर देते हैं। दैट्स इट, कोड खत्म। यहाँ से आप अपना फंक्शन कॉल करा लो, जैसे भी आप कॉल कराना चाहते हो अपना आईडी पास करके। सो बेसिकली यहाँ पर दो लाइंस ऐड हुई हैं सिर्फ एक्स्ट्रा, os डॉट रिमूव एंड os डॉट रीनेम। सो os का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी हेल्प से आप एक फाइल को डिलीट कर रहे हो और फिर एक फाइल का नाम बदल के कुछ और कर रहे हो। सो यू कैन चेंज द नेम ऑफ द फाइल विद द हेल्प ऑफ os मॉड्यूल। तो os मॉड्यूल में और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं चेक करने में कि एक फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं, उस पे काम कैसे करेंगे। सो नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, बट आपको सिर्फ ये दो ही पता होने चाहिए, बहुत। इसके भी चांसेस लाइक 25% है कि शायद पूछा जाए, ज्यादा चांसेस दूसरे के ही होते हैं, बट यू शुड नो, ठीक है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब स्वेक्षा ने एक क्वेश्चन भेजा है, हाँ बहुत है। Write a function count in Python to read from a text file gratitude.txt and display the count of the letter E in each line. तो आपको हर लाइन में बताना है कि लेटर E कितनी बार आता है। सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन में शगुन, जब आपको बोला जाए कि एक स्टूडेंट को डिलीट करो या अपडेट करो,
तो जैसे अभी ये डिलीशन का कोड है, दिस इज टू डिलीट अ पर्टिकुलर स्टूडेंट। तो सिर्फ जब आपको ये रिमूव और रीनेम की जरूरत पड़ेगी तभी आप इंपोर्ट ओएस करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। सो अगर आपको रिमूव या रीनेम की जरूरत पड़ रही है तभी हमें ओएस यूज करना है, अदरवाइज नहीं करना है। अच्छा बताओ मुझे, यहाँ पे बोला है कि हर लाइन में बताओ कि ई कितनी बार आता है। सो हाउ डू वी हैव टू प्रोसेस, लेटर बाय लेटर, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन? यू वांट द आंसर लाइन बाय लाइन? सो आप रीड लाइंस कर लेंगे, ठीक है। रीड लाइंस करने के बाद हम लूप लगा लेंगे। हमें लाइन 1 लाइन 2 भी प्रिंट कराना है, तो हम एक एन ले लेते हैं जो कि 1 है। फिर मैं लूप ले लेती हूँ फॉर लाइन इन डेटा। अब देखो एक लूप तो लग ही गया ना, तो काउंट करने के लिए फिर से लूप लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो लाइन, एन की वैल्यू, फिर कोलन का साइन, और फिर आप लिख सकते हो लाइन डॉट काउंट। वी ऑलरेडी हैव अ फंक्शन नेम्ड काउंट, जिसका काम क्या है कि वो आपको बता दे कि आपके उसमें ई लेटर कितनी बार आता है। सो मैंने क्या लिखा, लाइन एन कोलन लाइन डॉट काउंट ई, और एन जो है वो 1 से इंक्रीज हो जाए। एंड में हम फाइल को क्लोज कर देंगे और यहाँ से काउंट को कॉल कर लेंगे। इसमें कुछ इंपोर्ट तो करना नहीं है क्योंकि टेक्स्ट फाइल है। तो ये कैसे काम करेगा, आपके पास 4 लाइंस थी, सबसे पहले एन में 1 है, आपके पास फर्स्ट लाइन आ गई, उसने प्रिंट किया लाइन 1 कोलन लाइन डॉट काउंट ई, तो ई को काउंट कर लिया कि कितनी बार आता है, वो प्रिंट हो गया। फिर ऐसे ही सेकेंड लाइन आई लाइन में, फिर एन इंक्रीज होके 2 हो चुका है, तो वो प्रिंट करेगा लाइन 2, और उसमें ई कितनी बार आता है वो प्रिंट हो जाएगा। फिर ऐसे ही 3, ऐसे ही 4। अब वैसे यहाँ पे एक बार लूप लग रहा है इसलिए मैंने काउंट फंक्शन सीधा यूज कर लिया, ठीक है। नहीं, पहली बार 1 ही प्रिंट कराना था ना पीयूष, इसलिए 1 से शुरू कर लिया। अगर आप उसको यूज कर रहे होते टू काउंट द नंबर ऑफ लाइंस तो आप 0 से शुरू करते हैं। हम यहाँ पर वो सिर्फ नंबर दिखाने के लिए लिख रहे हैं। अगर आप इसको 0 से लेते हो तो ये लाइन आपको पहले लिखनी पड़ेगी। इफ यू पुट 0 है तो ये प्लस इक्वल टू वाली लाइन पहले लिखना और फिर प्रिंट लिखना, ताकि वो पहले 1 हो जाए प्रिंट करने से पहले। ठीक है, और ये 2 क्वेश्चन भेजे हैं, ये भी मैं ग्रुप पे भेज देती हूँ। ये प्रणव ने भेजे हैं। ये किसके हैं क्वेश्चन जो ग्रुप पे हैं? हाँ, आयुष कहाँ गया है? यस प्रणव। हाँ हाँ, मैंने वो ग्रुप पे कर दिया फॉरवर्ड। एक बुक डॉट डीएटी वाला है, एक वॉवल्स वाला है ना। Here write a function vowel words str that takes a string as an argument and returns a tuple containing each word which starts with an vowel from the given string. For example, if the string is an apple a day keeps the doctor away, तो जो आपके vowel से शुरू हो रहे हैं उन words की आपको एक tuple create करनी है, ठीक है। सो आप इसको कैसे करोगे? मैंने किए हैं फॉरवर्ड पीयूष। ये आपकी स्ट्रिंग है, तो आपको पहले तो इसमें से वर्ड्स निकालने हैं अलग अलग। तो आप किस फंक्शन से निकालते हो वर्ड्स? हाउ डू आई गेट द वर्ड्स? कौन सा फंक्शन होता है वर्ड्स निकालने के लिए? आई वॉन्ट टू डिवाइड द स्ट्रिंग इंटू अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स।
जल्दी बताइए। स्प्लिट। सो str डॉट स्प्लिट कर लेंगे, और ये str का s आपका कैपिटल होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि स्मॉल str कीवर्ड भी होता है। ठीक है, अब ये स्प्लिट हो गया। आप अपनी जो वॉवल वाली न्यू लिस्ट है, आप उसको एक लिस्ट बना लो, लाइक nl इज इक्वल टू खाली स्क्वायर ब्रैकेट। मैं इनिशियली टपल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि टपल में अपेंड नहीं कर पाएंगे हम। अब मैंने यहाँ पर लूप लिया, फॉर वर्ड इन वर्ड्स। अब ये इस लिस्ट में से एक एक वर्ड को उठाएगा। आपको देखना है कि वो जो वर्ड है वो वॉवल से शुरू होना चाहिए। ठीक है, which starts with an vowel from the given string. So word zero, if word zero in A E I O U, A E I O U, तो अगर आपका फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इनमें से किसी से भी मैच करता है, मतलब वो वॉवल से शुरू होता है। ठीक है, तो उसको आपको ऐड कराना है किसमें, न्यू लिस्ट में। तो nl डॉट अपेंड वर्ड, तो ये आपका लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है इट शुड टेक अ स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न अ टपल। आपको जो रिटर्न कराना है वो टपल होनी चाहिए। तो आप कैसे रिटर्न करोगे, रिटर्न टपल, और ब्रैकेट में हम क्या पास कर देंगे, nl। तो वो जो लिस्ट थी वो टपल बन जाएगी और रिटर्न हो जाएगी। और यहाँ पर आप कॉल कर सकते हो रिजल्ट इज इक्वल टू वॉवल वर्ड्स एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, और उसके बाद प्रिंट रिजल्ट। इज दिस क्लियर? तो हमने पहले पूरी स्ट्रिंग को लिस्ट ऑफ वर्ड्स में कन्वर्ट कर लिया, फिर एक एक वर्ड को चेक किया कि उसका फर्स्ट लेटर वॉवल है या नहीं। अगर वॉवल है तो हम उसको लिस्ट में अपेंड करते गए और बाद में उसे टपल में कन्वर्ट करा दिया। अगर आप चाहते हो कि भाई बाद में कन्वर्ट ना करो, पहले से ही टपल बना के चलो, तो फिर उसमें आपको CSV वाला स्वेच्छा, तो आप यहाँ पर अगर टपल बना रहे होते तो आप इसको ऐसे क्रिएट करते, क्योंकि खाली राउंड ब्रैकेट से तो बनती नहीं है। ऐसे क्रिएट करते nl इज इक्वल टू टपल दिस, और इस लाइन की जगह पर आपके पास आता nl इज इक्वल टू वर्ड कॉमा nl प्लस। तो हम कंकैटिनेट करते जाते हैं, nl इज इक्वल टू nl प्लस वर्ड कॉमा। ये चीज हम क्यों देंगे, क्योंकि सिंगल वैल्यू की टपल नहीं बनती जब तक आप उसके पीछे कॉमा ना दो। तो अगर आपको उसको टपल बनाना है तो आपको पीछे कॉमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, देन कंसिडर द बाइनरी। भाई इसका आंसर आप लोग ग्रुप पे भेजोगे, मैं नहीं बता रही हूँ। प्रणव पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारी असाइनमेंट थी उसमें से है कि बुक डॉट DAT है, मैंने वैसे ग्रुप पे शेयर कर दिया है। ओके प्रणव, यू कैन राइट इन द चैट इफ समथिंग इम्पोर्टेंट यू वांट टू राइट। ये तो मैंने कल कराया है ना बेटा, ये वाला क्वेश्चन तो बुक नंबर वाला, ये तो कल मैंने क्लास में कराया था। हेलो, हेलो, कौन से वाले में, स्प्लिट वाले में या बाइनरी फाइल वाले में बोल रहा हूँ? बाइनरी वाले में, वो क्योंकि डिक्शनरी है ना। हाँ, वो डिक्शनरी है, तो आपको वहां पर पहले उसकी की लेनी पड़ेगी, उसके लिए डिक्शनरी डॉट वैल्यूज पिक करनी है हमें। तो हमें पता है एक बारी में एक ही वैल्यूज आ रही है, इसलिए डिक्शनरी डॉट वैल्यूज, फिर उसके आगे 0 लिख के फिर हमें उसके बुक के प्राइस इंडेक्स के लिए 2 लिखना पड़ेगा। सो डिक्शनरी का नाम डॉट वैल्यूज, फिर 0 का मतलब है जो फर्स्ट रो है वही पिक करनी है, और है ही एक रो, बट वो एज अ टपल होता है इसलिए हमें 0 देना पड़ेगा। और फिर उसके अंदर से आपको उसका प्राइस पिक करना है, तो वो 2 इंडेक्स पे है।
तो इसलिए वहां पे हमने लिखा था कि इफ डिक्शनरी डॉट वैल्यूज 0, फिर उसके बाद 2, और फिर वो कंडीशन लगाई थी। अगर वो प्राइस उससे ज्यादा है तो हम उसको शो करेंगे, अदरवाइज हम उसको शो नहीं करेंगे। आप डिक्शनरी कैसे यूज करते हो? डिक्शनरी में क्या होता है? कीज होती हैं और वैल्यूज होती हैं, है ना? तो जब हमें की पता होती है, हाँ जी, आप एक बार उसकी रिकॉर्डिंग दोबारा से देखना, फिर कल की क्लास में मैं दोबारा बता दूंगी अगर आपकी वॉल्यूम सही, मतलब कि सही होगा तो। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट था, वो 1 2 3 वाला, मैं बता देती हूँ। एक पहले स्वेच्छा का कोड जो कल नहीं चल रहा था, ये देख लें। ये सीएसवी का कोड, आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो, जस्ट वेट फॉर वन। आईडी नेम, सैलरी, राइटर, राइट रो, एफ क्लोज, ठीक है। फिर आपने एम्प्लॉयर सीएसवी रीड मोड में ओपन करी, 0 है। तो रहा है बेटा स्वेच्छा, सही तो चल रहा है ये। ठीक है कोड तो, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही थी इसमें? मेरे में तो सही चल रहा है, बताओ मैं क्या करूं? और किसी के पास कोई डाउट है? प्रणव किसमें पूछ रहा था? इस वाले क्वेश्चन में एक बार पीयूष समझाएगा प्रणव को ग्रुप में, उसके बाद मैं बताऊंगी कल दोबारा से। ठीक है प्रणव, आपके माइक्रोफोन में प्रॉब्लम है, एक बार आप खुद से सोचो। आई विल एक्सप्लेन यू दिस अगेन टुमारो। कल हम स्टैक करेंगे, स्टैक के साथ साथ वी विल बी प्रैक्टिसिंग सम रैंडम क्वेश्चंस आल्सो, मतलब रैंडम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है। सो आज के लिए आप एक्सेप्शन हैंडलिंग रिवाइज करोगे, रैंडम के क्वेश्चंस you will be practicing, and tomorrow we will be doing stack. So that's it for today.